गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 02। कल के लेक्चर में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 देखा, जहां पे हमने आप लोगों को बताया चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस को बिल्डअप करेगा। मीन्स यू मस्ट हैव टू वेरी कंसंट्रेट अबाउट दिस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक 02। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा, ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 02 लेक्चर है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, इंटरेस्टिंग बात यह है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब लॉ के बारे में। मीन्स इसमें जानने वाले हैं कि चाचा कूलम्ब ने हम लोगों को क्या क्या बताया और क्यों इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे चैप्टर के बेस को वो बना देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ। कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हम लोगों के क्या आता है कि कूलम्ब है कौन, उन्होंने क्या ऐसा दे दिया। तो कूलम्ब की बात करें तो कूलम्ब एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो दो चार्ज बॉडी हैं उनमें जो रिपल्सन हो रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि उन रिपल्सन या अट्रैक्शन के पीछे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा। मीन्स कूलम्ब्स में जनरली बताया क्या कि हाउ टू चार्ज बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड यू नो वेरी वेल व्हेन टू चार्ज बॉडी आर लाइक चार्ज दे रिपेल ईच अदर एंड व्हेन टू चार्ज बॉडी आर अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कूलम्ब्स की बात करें और कूलम्ब की बात करते हैं तो कूलम्ब ने हमें क्या बताया about interaction between two charge body। मीन्स उन्होंने दो चार्ज बॉडी के बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इस इंटरेक्शन वर्ड की। अगर इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन दो वर्ड को हमेशा लेके बना हुआ है एंड इंटरेक्शन का मतलब हो गया या तो रिपल्सन हो रहा होगा या तो फिर अट्रैक्शन हो रहा होगा। मीन्स रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। रिपल्सन की अगर बात करते हैं तो रिपल्सन कब हो रहा होगा जब लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस, एंड ये कब हो रहा होगा जब अनलाइक चार्जेस होंगे। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, मेरे हिसाब से नहीं है, यह कूलम्ब ने ही बताया। क्लियर। मीन्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, कूलम्ब ने यह कहा कि इफ देयर आर टू पॉइंट चार्ज, यहां वर्ड आ रहा है पॉइंट, इसको मैं क्लियर करूंगा लेकिन थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं। If there are 2-point charge which is placed with some particular distance and distance is supposed to be r। उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज है और इस पहले चार्ज को हम सपोज कर लेते हैं Q1 है एंड इस दूसरे चार्ज को सपोज कर लेते हैं Q2 है। इसको भी मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसको भी सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। क्लियर। कूलम्ब के हिसाब से क्या था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखे गए हैं देन उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में देयर वर्क्स ए फोर्स। वहां पे क्या एक फोर्स वर्क करेगा और उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मीन्स उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो रिपल्सिव हो सकता है या तो फिर अट्रैक्टिव हो सकता है। तो अब ये दो चार्ज बॉडी तो उन्होंने प्लेस कर दिया, r डिस्टेंस पे रख दिया और कहा कि ये दोनों चार्ज बॉडी कैसे होनी चाहिए
पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हम क्लियर करेंगे। अब उन्होंने क्या बताया, फोर्स ऑलवेज एक्ट, फोर्स जो इन दोनों चार्ज के बीच में लग रहा होगा वो हमेशा फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining of charge, line joining of charge. This is the first statement which was given by Coulomb. उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहे होंगे वो हमेशा जो लाइन इन दोनों के बीच में ड्रॉ हो रही है उस लाइन के हमेशा अलोंग होंगे। मीन्स Q1 भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q2 पे Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो भी रिपल्सिव नेचर का है, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हम ले लेते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है, और 2 पे 1 के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं दिस फोर्स इज F21। और इन द सेम वे 2 के द्वारा फर्स्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, उसकी भी डायरेक्शन इधर है, और इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस फोर्स इज F12। अब यहाँ पे तो फोर्स आ गया। अब बात आती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कितने फोर्स लग रहे होंगे। अब सेकेंड पॉइंट इसी टर्न पे फोकस करती है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लग रहे हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। मीन्स फोर्स विच इज एक्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स Q1 Q2 में से कुछ भी अगर इंक्रीज करता है तो फोर्स इंक्रीज करेगा, Q1 Q2 में से कुछ भी अगर डिक्रीज करता है तो फोर्स डिक्रीज करेगा। इस एक्सप्रेशन को हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नाउ उन्होंने ये भी बताया कि जो फोर्सेस इन दोनों के बीच में एक्ट कर रही हैं, फोर्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगी, बट जो फोर्स है वो हमेशा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के, हेंस जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड करेगी। मीन्स अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी तो फोर्स डिक्रीज कर रहा होगा, घट रही होगी तो फोर्स इंक्रीज कर रहा होगा। ये जनरल सी बात है। दो चार्ज बॉडी हैं, वो बहुत दूर हैं तो उनमें फोर्स कम लग रहे होंगे, और बहुत नज़दीक है तो उनमें फोर्स ज़्यादा लग रहे होंगे। क्लियर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप क्या करिए, इसको कंबाइन करिए, और यहाँ पे देखिए जैसे ही फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको मालूम है, स्टार्टिंग से देखते आए हो, अगर प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल को अब हम यहाँ से रिमूव अगर करते हैं तो देयर वुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने मान लिया K। इतना आप ध्यान रखोगे कि K कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इस K की वैल्यू डिपेंड करेगी और चेंज भी होगी। क्लियर। ये कैसे चेंज होगी अभी जस्ट इसके बाद हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। मीन्स जो कूलम्ब्स के द्वारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिला वो एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब ये फोर्स है तो आपको मालूम है फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, फोर्स है जनरली तो इसकी यूनिट आपको न्यूटन मिलेगी। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक आया है पॉइंट चार्ज एंड दूसरा आया है कांस्टेंट K। इन दोनों को अब हम लोग देखेंगे बहुत ध्यान से, और इस चीज़ को क्लियर करिएगा क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चंस कभी कभार इस पॉइंट चार्ज पे
एंड दिस कांस्टेंट के पे कभी पूछे गए हैं। क्लियर? तो आइए बस हम लोग बात कर लेते हैं अब पॉइंट चार्ज एंड के पे। देखिए ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ एंड इसको भी रहने देते हैं, आप लोगों के सामने रहेगा, चीज़ों को आप देख पाओगे। पॉइंट चार्ज की अगर बात करते हैं तो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट चार्ज कब कहोगे? क्या कूलम ने ऐसे चार्ज बॉडी लिए जो बहुत ही छोटे थे, या ये जो फोर्सेस लग रहे हैं क्या सिर्फ छोटे चार्ज बॉडी में लग रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो दो चार्ज बॉडी है वो दो चार्ज बॉडी की साइज, मीन्स ये दो चार्ज बॉडी है, इन दोनों की साइज इनके डिस्टेंस से के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। मीन्स साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज टू स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर दो ऑब्जेक्ट की साइज उसके बीच के डिस्टेंस के से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, देन दिस चार्ज बॉडी इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? इस के की। के की अगर बात करें तो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें, ये है क्या? क्या इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं तो कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है? सर कहीं ना कहीं इससे परिचित सा हम लोग देख चुके हैं। अब कहाँ देखे हैं ये दिमाग में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कार्य रहते हैं, भूल गया है। तो बेटा मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें आप लोग क्लास 11th में कुछ इससे ही मिलता जुलता एक्सप्रेशन देखा है अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में, जब आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। अब तो याद आ गया। यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन सर आप 11th की बात कर रहे हैं। 11th में हम लोग तो पढ़े ही नहीं थे। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? मीन्स वहाँ पे आपने क्या देखा था कि दो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में प्लेस किए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस अगर आ रहा है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता था। अब वहाँ जी जो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। उसी तरीके से ये k है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट k डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। अब ये मीडियम क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? ये कहाँ से आ गया? मीडियम की बात करें, वो मीडियम वही होगा जिसमें दोनों चार्ज प्लेस किए गए होंगे। मीन्स ये मीडियम या तो आपका फ्री स्पेस हो सकता है, फ्री स्पेस और एयर, या तो फिर कोई मीडियम हो सकता है जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया। मीन्स ये मीडियम हो सकता है। यार अब देखिए, जब ये कूलम ने ये एक्सप्रेशन दिया उस टाइम पे के को ये मान के चला गया कि के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। क्लियर? लेकिन कुछ टाइम बाद इस के बारे में टर्म आया। मीन्स के को ये कहा गया कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी 9 × 10⁹ के इक्वल होगी, एंड के को रिमूव किया जाएगा एक जनरल एक्सप्रेशन से, और वो होगा 1/4πε। क्या सर आप नई नई चीज लेके आ जा रहे हो? अब ये क्या है? इसकी बात अब हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। मीन्स अब हम लोग मूव किस पे कर गए हैं? k इक्वल टू 1/4πε पे। k इक्वल टू 1/4πε है, तो आप ये बताओ कि ये जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है अब क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। अब आइए एप्सिलॉन की बात करते हैं। दिस एप्सिलॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी किसकी? मीडियम की। अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सर आप क्या बता रहे हैं। परमिटिविटी वर्ड को ध्यान दो। परमिटिविटी का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को परमिट करना और अलाउ करना। परमिट करना या अलाउ करना। लेकिन अगर परमिट है, अलाउ कर रहा है, मतलब फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। मतलब कुछ ना कुछ खेल जरूर हुआ है यहाँ पे। ये परमिटिविटी एक्चुअल में है क्या? देखो इस चीज़ को ध्यान से। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर ये मीडियम है एक, इसमें दो चार्ज रखे गए हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। सपोज कर लेते हैं कि ये मीडियम जो है ये वाटर है। क्या है? जल रखा गया है, पानी रखा गया है। ठीक है, बिस्लेरी का हो या कोई भी हो, पानी पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर, ये वाटर है और इसमें दोनों चार्ज रखे गए हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो किसकी है? वाटर की। वाटर जो ये मीडियम है, मीडियम अपनी फील्ड से कहता है कि जाओ और जाकर इन दोनों चार्ज के द्वारा जो इंटरेक्शन फील्ड डेवलप हो रही है उसको कम करो। मीन्स मीडियम permit its field to decrease the interaction field created by these two charges। यार ये सपोज कर लो मैं तुम लोगों के घर में आ गया, एक दो दिन के लिए आ गया मेहमान बन के, खूब सेवा सत्कार करोगे। ठीक है, लेकिन पता चला वहीं पर कुंडा जमा के बैठ गया। ठीक है, मैं तुम लोगों के प्राइवेसी को भंग करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कोशिश करोगे ना यार ये जो बंदा आया इसको किसी न किसी तरीके से हम परेशान करें कि यहाँ से चला जाए, मेरा क्षेत्र छोड़ दे। ठीक है, वही चीज़ है। मीन्स ये दोनों चार्ज बॉडी आके यहाँ पे बैठ गए हैं। मीडियम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडियम क्या करेगा? इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, जो इंट्रैक्शन बनाए जा रहे हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। एंड दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को क्या कह सकते हो? Electrical permittivity is the quantity throughout which medium allow its field to decrease the interaction field of charges, charge body। मीन्स चार्ज बॉडी के द्वारा जो इंटरेक्शन फील्ड बन रहा है उसको डिक्रीज करने का वर्क करेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ये इप्सिलॉन है, उसी तरीके से एक वर्ड आएगा इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन नॉट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। ये फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी। जहाँ पे दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट एयर में रखे गए हैं या फ्री स्पेस में, वहाँ इप्सिलॉन यूज करके हम क्या करेंगे? इप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो के नाम का टर्म निकला इसकी यूनिट क्या है। क्योंकि यूनिट और डायमेंशन बेटा 12वीं में यूनिट और डायमेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 11वीं में आपने सेकेंड चैप्टर यही पढ़ा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लियर? तो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के। मेन इक्वेशन पे जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये टर्म क्या है? के का है। मीन्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। के को अगर एक तरफ छोड़ते हैं तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सबके यूनिट आप रख दीजिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मीटर स्क्वायर और ये कूलम्ब स्क्वायर। मीन्स यूनिट आपको क्या मिल जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
यूनिट निकालने का यही एक तरीका है। इसी तरीके से आप लोग यूनिट फाइंड आउट करोगे। मीन्स की एक यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे तो आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा, के की यूनिट देखी, लेकिन ये जो फॉर्म देखा बेटा, ये एक जनरल फॉर्म था। सर अब क्या बताने वाले हैं, जनरल फॉर्म आपने बताया, जनरल फॉर्म के बाद अब क्या ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चंस भी बने हैं और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की अगर बात करते हैं तो वेक्टर चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। वेक्टर क्या हो सकता है, एनीथिंग्स व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो एक डायग्राम के जरिए इस चीज को समझिए कि ये जनरली क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को बताया गया था कि ये यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मीन्स कोई भी चीजें यहीं से मेजर की जाती हैं। सपोज कर लेते हैं कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और Q1 की इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर, एंड Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। अब कूलम्ब्स लॉ में हमें चाहिए क्या था, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी। तो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और ये आपको बताया गया कि ये वेक्टर फॉर्म बता रहा है, तो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ भी मेजर कर सकते थे, यहाँ से यहाँ भी मेजर कर सकते थे, बस दोनों की डायरेक्शन अलग होती। इधर से इधर हम मेजर कर लेते हैं, और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, ये डिस्टेंस है R21, मीन्स डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। क्लियर। अब बात आ जाती है कि अगर R21 फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। अब R21 की बात करते हैं तो आप लोग, जब आप लोगों को वेक्टर क्लास 11th में बताया जा रहा था तो आप लोगों को एक लॉ बताया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि अगर एक कोई वेक्टर है A वेक्टर, ये कोई वेक्टर है B वेक्टर, तो ये जनरली क्या होगा, R वेक्टर and R vector is equal to A vector plus B vector. Means when head of first vector is joined with tail of second vector, then the resultant vector is always the sum of A vector and B vector. अब इसी चीज को इसमें देखो, ये हेड है, ये टेल है। Means R1 plus R21 is just equal to R2 vector. Means यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, R1 vector प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब यहाँ से R21 वेक्टर अगर फाइंड करें तो दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको अब फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आ जाइए मेन एक्सप्रेशन पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, मान लेते हैं फ्री स्पेस रखा हुआ है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस हम देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या है, R21, और R21 का स्क्वायर, हम ये वेक्टर आप देख रहे हो तो R21 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब वेक्टर में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ नेसेसरी हो जाता है कि हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो R21 वेक्टर कैप हो जाएगा। क्लियर। Q1 Q2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट है। अब बात करते हैं कि R21 और R21 कैप वैल्यू आप निकाल चुके हो, लेकिन यू हैव टू चेंज दिस यूनिट वेक्टर इनटू अ जनरल फॉर्म। तो F इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। ये आप पढ़ चुके हो कि जब एक कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसको A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो वही आपका रिजल्टेंट फॉर्म होगा वेक्टर फॉर्म में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर
माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर है और ये एक टर्म है तो क्यूब हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। क्लियर? मीन्स कूलम्ब लॉ का तो ये खेल खत्म हो गया। अब आपने जनरल फॉर्म भी देख लिया और वेक्टर फॉर्म भी देख लिया। क्लियर? अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। लास्ट टॉपिक के बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, जहाँ पे हम लोग जनरली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? आइए। यहाँ तो था कि अब तक दो चार्ज रखे गए थे, तो ये फोर्स हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा के इजीली फाइंड कर ले रहे थे। लेकिन क्या होगा जब इन सबों का पूरा एक गैंग आ जाएगा और कई चार्जेज एक साथ आ जाएंगे, तब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? उस टॉपिक को देखने के लिए हेडिंग हम लोग डालते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज मीन्स ग्रुप ऑफ चार्ज अगर होंगे तो उस केस में फोर्स क्या लग रहा होगा, और इस टॉपिक को एक नाम से और जाना जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए इस टॉपिक वही चीजें सपोज कर लेते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3, और इसी तरह n चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक और टर्म आएगा, एक और अजूबा जनरेट होगा और इस चीज़ को हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे एक चार्ज हम रख दे रहे हैं Q0, जिसे Q0 कहा जाता है। Q0 के बारे में अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पहले सपोज कर लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर है, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 वेक्टर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस Q0 के बारे में। Q0 जो जनरली होता है ये होता है टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया? क्या इसको लैब में भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाए? टेस्ट चार्ज का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी इफेक्ट ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से या दूसरे चार्ज की वजह से जो हम मेजर करेंगे, मीन्स द चार्ज विच इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस और टेस्ट पर्पस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। मीन्स हम यहाँ पे करेंगे क्या? Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा एंड Qn के द्वारा जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको Q0 पे हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और Q0 बहुत ही स्मॉल होता है, मीन्स इसका जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 कूलम्ब का होगा और इसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंड हेंस दिस टेस्ट चार्ज इज नोन एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहेंगे। अब फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बताया गया? ये बताया गया कि अगर बहुत सारे चार्ज अगर किसी एक सिस्टम में प्लेस किए गए हैं तो उनसे लगने वाला फोर्स हमेशा इंडिविजुअल फोर्स के सम के इक्वल होगा। क्लियर? मीन्स Q1 इस Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, Q2 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, Q3 Q0 पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, और Q1 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। इन सब को अगर सम कर दिया जाएगा तो उस केस में हमें टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा, एंड दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मीन्स अगर F टोटल की बात करते हैं, F टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? F01। F01 क्या है? Q1 के द्वारा जो Q0 पे फोर्स लग रहा है, मीन्स 0 पे 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? F01। इन सिमिलर वे F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 F0n, बट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उस रेस्पेक्ट में सारी वैल्यू अगर निकाली जाए तो Ft इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R0